आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से क्या बात करने वाला हूँ। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि उसको आप लोग को कैसे लेके चलना है, कैसे तैयार करना है और कैसे आगे आने वाले वीडियोस को आपको देखना है और उनको कैसे फॉलो करना है। तो हम लोग जो नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसको बहुत जगह डिजिटल सर्किट्स का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर देखो जो डिजाइन करेंगे इवेंचुअली वो हम सर्किट्स डिजाइन करेंगे अलग अलग टाइप के। अब सबसे पहली चीज जो आती है, देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इलेक्ट्रिकल और एसी और आईएन के लिए बात किया जाए तो एसी के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी टाइप का हो, डिजिटल या एनालॉग, दोनों ही ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता है, बट स्टिल ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा आसान है, आप इजीली समझ सकते हो और हाई स्कोरिंग है। एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अगर 5 नंबर का ये सब्जेक्ट पूछा जाता है तो उसमें 5 में से 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से तैयार करते हो। अब देखो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है डिजिटल के बारे में, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि इसके अंदर फाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि आगे चल के देखेंगे, अगर 2 बिट्स हैं तो उनके 4 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर 4 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यानी आंसर की 4 ही पॉसिबल वैल्यूज है, कोई भी रैंडम आंसर नहीं आ सकता। और जब मैं ये बात दिमाग में बिठा लेता हूँ कि एक फाइनाइट पॉसिबिलिटी बन सकती है डिजिटल के अंदर, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहां से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कि मुझे पता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और उसमें से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा आंसर सही क्या हो सकता है ना? तो डिजिटल सर्किट, एक बात ध्यान रखो, डिजिटल सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफी ज्यादा आसान सब्जेक्ट है अगर सही से फॉलो किया जाए। और इसमें अगर ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, इग्नोर करते हो चीजों को, तो यही सब्जेक्ट आपके लिए काफी टिपिकल भी बन सकता है। ठीक है, तो एम क्या लेके चलेंगे हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर कि बहुत अच्छे से इसको वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और इसमें फुल मार्क्स हमें ऑब्टेन करना है, यहाँ एक भी नंबर लूज नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले मतलब समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल जो वर्ड है वो डिजिट से डिराइव्ड है। अब देखो डिजिट तो हम लोग समझते हैं, जब हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ते थे, बचपन में मैथ्स पढ़ी थी, तो हमने बोला 10 डिजिट हो सकती है 0 से लेकर के 9 तक। तो सेम वे में डिजिट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर या एक पर्टिकुलर सिंबल। सिंबल कैसे? अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो 26 अल्फाबेट्स पॉसिबल है, तो मैं उनको भी 26 डिजिट्स कह सकता हूं। तो डिजिट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर सिंबल या एक पर्टिकुलर नंबर। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं, देखो अगर अल्फाबेट्स की बात करें कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 26। अगर नंबर्स की बात करें तो कितनी डिजिट्स बन सकती हैं? 0 से लेकर 9 तक 10। अब दोनों ही चीजों में क्या कॉमन देखने मिल रहा है? दोनों ही चीजों में एक चीज कॉमन दिख रही है जो कि है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो देखो डिजिटल के अंदर सबसे स्पेशल बात जो बेसिक चीज होती है कि इसके अंदर फाइनाइटली पॉसिबल वैल्यूज होती है, यानी जैसे एनालॉग है, ठीक है, उसके अंदर जो वोल्टेज अगर सपोज मैं निकालता हूं तो 6.317 आ सकती है, 6.3171 आ सकती है, 6.31721 आ सकती है। इस तरह से जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इनफाइनाइट है। लेकिन डिजिटल के अंदर वही पॉसिबिलिटीज को हम लोग फाइनाइट कर देते हैं। इसीलिए आगे जाके जब एक चैप्टर आएगा पर्टिकुलर, इसका नाम है फाइनाइट स्टेट मशीन, तो उसका बेसिक मतलब ही ये होता है जहां पॉसिबिलिटीज फाइनाइट हो। तो डिजिटल के अंदर सबसे पहली चीज क्या हमें ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइनाइट होती है, वहीं एनालॉग के अंदर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट होती है। इसीलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है वो कहां से डिराइव्ड है? डिजिट से। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अब देखो बात ये आती है कि डिजिटल आया कहां से, है ना? तो डिजिटल आता है एनालॉग से कन्वर्ट करने में। अब
क्वेश्चन दिमाग में आता है जरूर, डिजिटल का मतलब तो समझ आ गया भाई, डिजिट से डिराइव्ड है। अब ये एनालॉग क्या चीज है? एनालॉग का मतलब होता है एनालॉगस, ये वर्ड डिराइव्ड है एनालॉगस से। एनालॉगस का जो इंग्लिश मीनिंग है उसका मतलब है सिमिलर, यानी एनालॉग किसी के जैसा है। किसी के जैसा होने का मतलब पहली बात तो दिमाग में आएगी, अच्छा चलो किसी के जैसा, भाई किसके जैसा है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तुम ये कह रहे हो कि ये एनालॉगस का मतलब है ये किसी जैसा है, बट वो किसके जैसा है, ये बात आती है दिमाग में। तो ये किसके जैसा है? इट इज एनालॉगस टू रियल वर्ल्ड सिग्नल। जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ जो सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ओके, वो सभी सिग्नल कंटीन्यूअस होते हैं, इसीलिए उन्हें बोलते हैं एनालॉग। और जब पॉसिबिलिटीज फाइनाइट हो जाए तब उसे बोलते हैं डिजिटल। ठीक है, तो दो तरह के सिग्नल मेजरली हमारे पास होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है सिग्नल्स वाले टॉपिक के अंदर भी, तो अगर नहीं देखा है तो सिग्नल के अंदर भी हम लोग यही बातें करेंगे, एनालॉग और डिजिटल, यहीं से बेसिक शुरू करते हैं। अब बात ये आती है एनालॉग सिग्नल क्या होता है। मैंने बोला एनालॉग सिग्नल का मतलब है ये रियल वर्ल्ड सिग्नल के जैसा होता है। एनालॉग सिग्नल की खासियत ये होती है ये कंटीन्यूअस होता है। कंटीन्यूअस का मतलब ये ब्रेक नहीं होता है, कंटीन्यूअस इन टाइम एंड एम्पलीट्यूड, यानी टाइम में भी लगातार चलेगा और एम्पलीट्यूड में भी। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, जो सिग्नल आप सभी लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे x ऑफ t वर्सेस t। अब ये सिग्नल जैसे साइन सिग्नल सभी लोगों का देखा हुआ है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहली बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन सिग्नल है। तो ये देखो इस सिग्नल के अंदर खासियत क्या है, y एक्सिस पे भी हर वैल्यू कवर हो रही है और x एक्सिस पे भी हर वैल्यू कवर हो रही है। तो ये टाइम में भी लगातार बढ़ रहा है, यानी टाइम में भी कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है सिग्नल, और ऐसे ही y एक्सिस में भी कहीं ब्रेक नहीं होता है। तो जो सिग्नल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में कहीं ब्रेक ना हो उसे बोलोगे कंटीन्यूअस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। अब अगर इसमें मैं पूछूं टाइम की कितनी वैल्यूज है, अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कितने टाइम पे ये सिग्नल डिफाइंड है, तो टाइम क्या है, रियल नंबर। अब अगर मैं ये पूछता हूं कितने रियल नंबर लाई करते हैं, सपोज 0 से 10 में, 0 से 10 में इंटीजर्स कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 इंटीजर है। लेकिन रियल नंबर इनफाइनाइट है, क्यों? 0 से 1 के बीच की हर वैल्यू एक रियल नंबर की तरह काउंट की जाएगी। 0.00001, 0.99992, इस तरह की हर वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ टाइम की कितनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट। अगर टाइम की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो इस सिग्नल को कंप्यूटर में स्टोर करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, डेटा सेट इनफाइनाइट है, और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी हमेशा क्या होती है, फाइनाइट। सभी लोग लैपटॉप चलाते हो, डेस्कटॉप चलाते हो, उसके अंदर हार्ड डिस्क कितनी होती है, 500 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी, तो उसकी मेमोरी क्या हो गई, फिक्स हो गई। और अब हम बात कर रहे हैं उसमें इनफाइनाइट डेटा डालने की, तो वो चीज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल का भी बताओ ड्रॉबैक क्या हुआ, मेमोरी रिक्वायरमेंट इज इनफाइनाइट। अब अगर हमें फाइनाइट वैल्यूज को सेव करना है तो मैं क्या डिफाइन करता हूं, मैं एक प्रोसेस डिफाइन करता हूं जिसे बोलते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग, सैंपलिंग किस वर्ड से डिराइव्ड है, सैंपल। सैंपल माने नमूना। तो सैंपलिंग का मतलब ये होता है कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ गिवन सिग्नल, यानी उस सिग्नल की सभी वैल्यूज को ना लेते हुए
सिर्फ कुछ वैल्यूज को कंसीडर अगर मैं कर लूं तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगा, सैंपलिंग। अब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यही सिग्नल मैं ले रहा हूं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं टाइम की सारी वैल्यूज मत लो। ये सिग्नल अभी देखो मैंने डॉटेड में ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इसकी 3 हाफ साइकिल की जगह 2 ले लो। अब मैं ये कह रहा हूं कि टाइम की कुछ वैल्यूज फिक्स कर लो, सपोज एक वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। सपोज ये मैंने फिक्स कर ली, यही 11 वैल्यू टाइम की मैं लेने वाला हूं। एक टाइम पे सिग्नल की वैल्यू को देख लेंगे। देखो ये आ गई पहली सिग्नल की वैल्यू, नेक्स्ट, फिर ये चौथी वैल्यू, पांचवी, देखो पहली ये 0 वाली है, ठीक है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। अब इसमें क्या हुआ मेरे पास, इसमें मेरे पास सिर्फ 11 वैल्यूज रह गई, ठीक है। यहाँ कितनी वैल्यूज थी, इनफाइनाइट, यहाँ कितनी वैल्यूज है, 11। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फिक्स कर लिया कि मैं कुछ कुछ इंटरवल के बाद ही सिग्नल की वैल्यू देखूंगा, मैं सारी वैल्यूज को ऑब्जर्व नहीं करूंगा। और ये कितने कितने गैप में, देखो अगर ये t है तो ये 2t है, ये 3t है, ये 4t है, 5t है, इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। तो मैंने t की टाइम के गैप पे ले लिया, t कुछ भी हो सकता है, 1 मिलीसेकंड, 1 सेकंड, 2 मिलीसेकंड, 5 सेकंड, ऐसा कोई भी एक पैरामीटर t चूज कर लो और उतने उतने गैप पे क्या ले लो, सारी वैल्यूज। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। अब ये डिस्क्रीट सिग्नल का क्या मतलब है कि ये टाइम में डिस्क्रीट है, यानी टाइम जो है कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है, टाइम ब्रेक हो रहा है। पहला टाइम 0, अगला टाइम सीधा t, बीच का कोई टाइम इंक्लूड नहीं हुआ। तो इससे क्या मतलब हुआ, देखो जो पहले तुम इंटरवल ऐसे लिखते, सपोज ये एक इंटरवल लिखते कंटिन्यूअस का, सपोज 0 से 3 पाई। अब यहीं पे टाइम कैसा हो जाएगा, एक सेट की तरह लिखा जाएगा, 0t, 2t, 3t। तो जहां हम कंटिन्यूअस थे वहां पे हम लोग किस में आ गए, डिस्क्रीट में। और कैसे आ गए, बाय मींस ऑफ सैंपलिंग। तो सैंपलिंग ने क्या किया, सैंपलिंग ने टाइम की सारी वैल्यूज को हटा करके सिर्फ कुछ ही वैल्यूज को कंसीडर किया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर सैंपलिंग। इतनी बात क्लियर होती है। लेकिन अब देखो बात क्या आगे, चलो सही है भाई, मेमोरी रिक्वायरमेंट फाइनाइट हो गई, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम रह गई। देखो ये वैल्यू तो 0 थी, 0 पे वैल्यू 0 दिख रही है सब लोग को। अगली वैल्यू अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं, सपोज ये थी 1.216495, ऐसा कुछ था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू लिख रहे हो इस वैल्यू के अंदर कितने डेसिमल तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट तक नहीं गए तो क्या हो जाएगा, ट्रंकेशन। ट्रंकेशन का मतलब जानते हैं सभी लोग, ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी डेसिमल को कट कर देते हैं आफ्टर सर्टेन डेसिमल प्लेसेस, उसे बोलते हैं ट्रंकेशन। और ऐसा ही एक और प्रोसेस होता है राउंडिंग ऑफ, ये चीजें मेजरमेंट में बात करेंगे अभी नहीं। तो ट्रंकेट करते हो या राउंड ऑफ करते हो तो क्या आ जाता है, एरर। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो कितने डेसिमल तक लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। फिर से क्या हो गया, इनफाइनाइट मेमोरी रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या हुआ, अगर नो राउंडिंग ऑफ है, यानी डेसिमल को राउंड ऑफ नहीं किया, तो ईच सैंपल, सैंपल माने हर एक वैल्यू, ईच सैंपल रिक्वायर्स इनफिनिट मेमोरी। ये बात क्लियर होती है सब लोग को। अगर राउंड ऑफ नहीं करता हूं तो हर सैंपल इनफाइनाइट मेमोरी तक जाएगा, जो कि अनडिजायरेबल है। इसीलिए जब हम लोग एक बार सैंपलिंग कर लेते हैं तो अगला प्रोसेस मेरा हमेशा होता है राउंडिंग ऑफ या ट्रंकेशन का, ठीक है। राउंड ऑफ करना भी बहुत जरूरी है, वरना हमारी जो इनफाइनाइट रिक्वायरमेंट वाली कंडीशन थी
वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी वो प्रॉब्लम को मैं अवॉइड नहीं कर पाया हूं, तो अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। अब देखो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीजें हम लोग दोबारा बात करेंगे एक बार सिग्नल्स के अंदर, फिर भी एक ओवरव्यू देने के लिए अभी भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि अगला प्रोसेस आता है क्वांटाइजेशन। अब मुझे बताओ, क्वांटाइज वर्ड सुना है पहले कभी? बहुत से लोगों का आंसर होगा नहीं, क्वांटाइज के बारे में नहीं सुना। और उसका रीजन क्या है ना, तुम सभी लोग क्या सोचते हो कि जब भी मैं कोई टर्म पूछूंगा, क्या ये टर्म सुनी है, क्या ये टर्म पहले भी जानते थे, तो सबसे पहले ना तुम्हारा दिमाग जो जाएगा वो जाएगा बीटेक के अंदर कि यार बीटेक में हमने ये टर्म कहाँ सुनी है। तो बहुत से लोगों ने नहीं सुनी है, लेकिन सभी लोगों ने ये टर्म सुनी होगी। याद करो, जब कभी 12th 11th में केमिस्ट्री पढ़ते थे तो बोहर मॉडल के अंदर स्पेशली ये टर्म आती थी क्वांटाइजेशन। तो हम बोलते थे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब वहां पे क्या था, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो क्वांटाइज करने का मतलब देखो समझो, बेसिकली अगर हर वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल बन जाए तो उसे बोल देते हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, देखो मैं लेवल्स बना लेता हूं, जैसे 0 वोल्ट का लेवल हो गया। अब सपोज मैं 0.5 पे लेवल बना लेता हूं, अगला लेवल मैंने बना लिया 0.5, अगला लेवल बन गया 1 वोल्ट, अगला मैंने बना लिया 1.5 वोल्ट, अगला बना लिया सपोज 2 वोल्ट। ऐसे नेगेटिव में बना लो। अब तुम क्या कह सकते हो, सभी लेवल्स किसके इंटीग्रल मल्टीपल है, 0.5 के इंटीग्रल मल्टीपल है, -1 वोल्ट, -1.5 वोल्ट और -2 वोल्ट। किसके मल्टीपल्स में चल रहे हो, हम लोग मल्टीपल्स में चल रहे हैं 0.5 के। तो ये जो गैप होता है ना दो लेवल्स के बीच में, इस गैप को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप साइज। ठीक है, तो स्टेप साइज कितना चल रहा है इस केस में हमारा, 0.5 वोल्ट का। अब देखो ये जो डिस्क्रीट सिग्नल आ गया था, इसको यहां लेकर के आता हूं, डिस्क्रीट सिग्नल को ड्रॉ करता हूं। पहली वैल्यू 0 पे थी, अगली वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा थी, सपोज ये थी, फिर अगली सपोज इससे भी थोड़ी ज्यादा हो गई, ठीक है, तीसरी सपोज मैक्सिमम हो गई, फिर चौथी ऐसे ही आ गई, पांचवी ऐसे आ गई, छठी ऐसे आ गई, सातवीं सपोज ऐसे आ गई, आठवीं ऐसे आ गई, नौवीं, 10वीं, 11, कुछ इस तरह से चल रहा है सपोज। ठीक है, अब क्या है कि हमने लेवल्स डिफाइन किए 0.5, 1, 1.5, 2, तो इन सभी वैल्यू को राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करने में रूल तुम डिसाइड करो। रूल डिसाइड कैसे करना है कि क्या राउंड ऑफ इससे नीचे वाले लेवल पे करना है, क्या राउंड ऑफ इससे ऊपर वाले लेवल पे करना है, या राउंड ऑफ करना है जो भी लेवल इसके करीब हो। सपोज मैं ये कहता हूं मैं राउंड ऑफ तो करूंगा, बट मैं कौन सी वैल्यू पे राउंड ऑफ करूंगा, जो इसके पास हो। अब मुझे बताओ, ये पहला सैंपल कहां है, ये बीचों बीच है। अगर ये बीचों बीच है तो इसको इधर भी क्वांटाइज कर सकते हो या अप्रोक्सीमेट कर सकते हो या नीचे भी कर सकते हो, यहां भी। ठीक है, तो सपोज मैंने ऊपर कर दिया, ऐसे ही सपोज इस वाले को नीचे कर दिया, ये भी बीच में, बीच वाले को ऊपर भी कर सकते हो या नीचे भी। अब देखो ये ऊपर वाले के करीब है, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, सपोज ये वाला ऊपर आ गया, ये तो 0 है, 0 पे ही रहेगा। अब इसको, ये इसके करीब था तो इस पे कर दिया, ये इसके करीब था इस पे कर दिया, ये नीचे वाले के करीब था नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया, और ये यानी मैंने देखो क्या किया, हर वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर दिया उसके पास वाले लेवल पे। अब इससे क्या हो गया, इस सिग्नल की वैल्यू क्या थी पहले, 1.2165,495, अब क्या हो गई 1.5। तो कुछ इस तरह से हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, और उससे होता क्या है कि जो हमारे वैल्यूज हैं वो फाइनाइट हो जाते हैं,
या वैल्यूज के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस है वो हो जाती है हमारी फाइनाइट। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इससे हमारा जो प्रॉब्लम था इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का चला गया, और इस सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल कौन से हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और डिजिटल सिग्नल कौन से हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी जरा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने कितने लेवल डिफाइन किए हैं, 9 लेवल। अब अगर तुम ये चाहते हो कि अप्रोक्सीमेशन कम से कम रहे तो ज्यादा लेवल डिफाइन करो, ज्यादा लेवल डिफाइन करो और आपस में क्लोज डिफाइन करो। ये बात क्लियर हुई? लेवल जितने क्लोज रहेंगे, देखो यहाँ 0.5 का गैप है, अगर 0.1 का गैप होता तो इसे कहां अप्रोक्सीमेट करते, 1.2 पे। 0.5 की वजह से कहां कर दिया, 1.5 पे। करने के लिए 1 पे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट कहने का मतलब ये हुआ अगर 0.1 के गैप पे चलता तो इस वैल्यू के ज्यादा करीब वाली वैल्यू ले सकता था। 0.5 पे चलने की वजह से इस वैल्यू से कहां चला गया, मैं दूर चला गया। तो क्वांटाइजेशन करने से या राउंड ऑफ करने से एक एरर आ जाता है, उस एरर को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। ये बात क्लियर हुई? क्वांटाइजेशन एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यू एग्जैक्ट है मैं उसको ना यूज करके कौन सी वैल्यू को यूज कर रहा हूं, एक राउंड ऑफ वाली वैल्यू को। ठीक है। तो अब क्या होता है, जो स्टेप साइज है इसे लिखा जाता है डेल्टा। अब देखो एक चीज समझो, अगर मैं कहता हूं लेवल्स 0.5 के गैप पे है ना, मुझे बताओ 0.55 वाली वैल्यू को किस पे अप्रोक्सीमेट करोगे, 0.5 पे। अच्छा, और 0.95 वाली वैल्यू को किस पे करोगे, देखो जरा यहाँ 0.95 वाली वैल्यू को किस पे करोगे, किसके करीब है, 1 के, तो इसको करोगे 1 पे। तो कितना डिफरेंस आया, एरर कितना आया, 0.05, और यहाँ कितना एरर आया, 0.05। ठीक है। इस एरर को बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। अब अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके लिए मुझे बताओ 0.75 अगर होता, ये किधर जाता, तो 0.75 0.5 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच है, ये दोनों में कहीं भी जा सकता है। देखो अगर इसको 0.5 पे करता तो कितना गैप आया, 0.25 का, 1 पे करता तो कितना गैप आया, 0.25 का। तो एरर कितना बनता, दोनों ही केसेस में एरर बनता 0.25। तो क्वांटाइजेशन एरर की मैक्सिमम वैल्यू होती है हमेशा डेल्टा बाय 2। डेल्टा बाय 2 माने स्टेप साइज बाय 2। ये बात क्लियर हुई? कैसे मैंने क्वांटाइजेशन एरर निकाला है, तो क्वांटाइजेशन एरर की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या रहती है, डेल्टा अपॉन 2। इतनी चीज क्लियर है? अब बात ये आती है, देखो एनालॉग सिग्नल्स वो हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है फिर डिजिटल पे जाने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग डिजिटल की ओर गए जबकि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले सभी सिग्नल क्या है, एनालॉग है। तो उसका रीजन ये होता है, देखो कि डिजिटल सिस्टम में ना प्रोसेसिंग बहुत आसान होती है। प्रोसेसिंग आसान होने का मतलब ये हुआ कि डिजिटल में जैसे आगे जाके एप्लीकेशन देखोगे तो मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर भी है और माइक्रो कंट्रोलर भी है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की मदद से मैं प्रोग्राम लिख के किसी भी सिग्नल को प्रोसेस कर सकता हूं, जबकि एनालॉग में हर एक तरह के प्रोसेसिंग के लिए अलग सर्किट बनता है, जैसे एडर अलग बनेगा, सबट्रैक्टर अलग बनेगा। वहीं डिजिटल में क्या बेनिफिट है कि बस एक कोड लिख दो और वो अपना काम कर जाएगा। जब भी फंक्शन चेंज करना है तो कोड चेंज करना है, कभी हार्डवेयर चेंज नहीं करना होता। तो क्या रीजन है डिजिटल की तरफ जाने का, भाई डिजिटल की तरफ जाने का रीजन होता है डिजिटल प्रोसेसिंग इज इजियर। डिजिटल प्रोसेसिंग हमेशा आसान होती है एज कंपेयर टू एनालॉग सर्किट। ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिखो, एक क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं सभी लोग, व्हाई डिजिटल सर्किट्स are preferred over analog
सर्किट्स, ठीक है, व्हाई डिजिटल सर्किट्स आर प्रेफर्ड ओवर एनालॉग सर्किट, ऐसा करके क्वेश्चन लिखो। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, डिजिटल सिस्टम्स आर इजियर टू डिजाइन। ये मैं आपको इस सब्जेक्ट के अंदर आगे जाते जाते दिखाऊंगा कि डिजिटल सिस्टम्स को बनाना आसान है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, डिजिटल सिस्टम्स आर इजियर टू डिजाइन। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर, ड्यू टू माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर we can implement a system in software, we can implement a system in software। तीसरा, इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज इजी, हमारे पास हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज इजी। चौथा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर हायर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर हायर, यानी इसमें गलती होने का चांस कम होता है। क्यों? देखो ये पॉइंट भी समझो। मान लो मैं तुम्हें डेटा देता हूं 0.5 मैंने भेजा, पहुंचते पहुंचते नॉइज की वजह से ये हो गया 0.65, बट रिसीवर को ये मालूम है कि सभी चीजें 0.5 के मल्टीपल में होनी चाहिए, यानी 0.65 गलत है, तो इसको राउंड ऑफ करके फिर क्या बना देगा 0.5। तो तुम्हारा आंसर तो जो भेजा था वही वहां पे मिल गया। यानी बीच में नॉइज भी आती है, तब भी रिसीवर को इतनी समझ है कि वो ये जज कर सकता है जो सिग्नल आया है, जो सिग्नल मेरे पास पहुंचा है, क्या वो सिग्नल सही था या वो सिग्नल गलत था। ये बात समझ आई? देखो मैंने 0.5 भेजा, बीच में किसी कारण से वो सिग्नल खराब हो गया 0.65, लेकिन रिसीवर ये जानता था कि सिर्फ 0.5 का मल्टीपल आ सकता है, तो 0.65 क्या है, गलत है, तो रिसीवर इसे वापस राउंड ऑफ करके क्या बना देगा 0.5। इसीलिए यहाँ गलती होने का चांस कम होता है एनालॉग के मुकाबले। अब देखो एनालॉग में क्या होता, एनालॉग में पॉसिबिलिटी कितनी है, इनफाइनाइट, तो 0.5 भी सही है, 0.65 भी सही है, 0.6512 भी सही है। अगर सभी कुछ सही है तो तुम ये कैसे देख के बताओगे जो वैल्यू भेजी थी क्या वही वैल्यू पहुंची है या कोई और वैल्यू वहां पे पहुंच गई है। जब सिग्नल ट्रैवल करता है रास्ते में बहुत सारी नॉइजेस आएंगी, बहुत सारे अनवांटेड सिग्नल आएंगे जो उसे बिगाड़ेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हम ये जानना चाहते हैं क्या जो सिग्नल मेरे पास पहुंचा वो सही था या गलत, बट वो चीज सिर्फ एक ही में पॉसिबल है, डिजिटल में एंड नॉट इन एनालॉग। इसीलिए मैंने क्या बोला, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर ग्रेटर। और इसी पॉइंट को एक और तरह से भी लिख सकते हो, लेस अफेक्टेड बाय नॉइज। नॉइज का असर यहाँ कम देखने मिलता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट के अंदर। तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो जनरली देखो कैसा सिस्टम बनाया जाता है, मैंने बोला रियल वर्ल्ड में मिलने वाला सिग्नल कैसा है, एनालॉग सिग्नल मुझे मिलने वाला है, इस सिग्नल को पहले डिजिटल में मैं कन्वर्ट करता हूं, किससे करता हूं, एक एडीसी की मदद से, जो कि है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब कैसा सिग्नल मिल गया, डिजिटल। अब तुम्हें जो प्रोसेसिंग करनी है वो कर लो, तो बीच में क्या लगा लो, प्रोसेसर। प्रोसेसिंग करने का मतलब ये होता है उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको किसी मीनिंगफुल फॉर्म में या डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब प्रोसेसर इनपुट भी डिजिटल लेगा और आउटपुट भी क्या देगा, डिजिटल, लेकिन मुझे कौन सा सिग्नल चाहिए, एनालॉग। तो अब मैं उल्टा कन्वर्जन करूंगा, डिजिटल टू एनालॉग, और वापस क्या मिल जाएगा, एनालॉग। तो देते भी एनालॉग सिग्नल है, लेते भी एनालॉग सिग्नल है, बट मुझे बीच की प्रोसेसिंग आसान करनी है, और वो किसमें हो सकती है, सिर्फ डिजिटल में, क्योंकि एनालॉग में हर ऑपरेशन के लिए नया सर्किट बनाना पड़ता है, डिजिटल में सिर्फ क्या चेंज करना पड़ता है, कोड। डिजिटल में बार बार सर्किट नहीं बनाए जाते। इतनी बात क्लियर है? तो देखो बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यही होता है कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा मैं आप लोगों से इस सब्जेक्ट के कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। देखो हम लोग शुरू कहां से करेंगे, पहला चैप्टर जो मैं कवर करूंगा वो करूंगा नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स, ठीक है।
दूसरा सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा, दूसरा चैप्टर लॉजिक गेट्स। तीसरा मैं कवर करूंगा बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। चौथा हम कवर करेंगे टॉपिक के मैप। पांचवा कॉम्बिनेशनल लॉजिक, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रीफ में इन सभी चैप्टर्स के बारे में बता दूंगा। छठा प्रोग्रामेबल लॉजिक, सातवां सीक्वेंशियल लॉजिक, ठीक है। आठवां डेटा कन्वर्टर, नौवां लॉजिक फैमिली और 10वां मेमोरी। तो ये सभी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। बट ये सारे जो टॉपिक्स हैं मिलाकर के ईएस का कोर्स बनाते हैं, तो सारे टॉपिक्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। इसमें से कुछ ही टॉपिक्स आपके लिए रेलिवेंट है। जैसे इलेक्ट्रिकल गेट की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम का ज्यादा यूज नहीं है, नंबर सिस्टम नहीं पूछा जाएगा। तो अपने को फोकस किस चीज पे करना है इलेक्ट्रिकल गेट में? लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, के मैप, कॉम्बिनेशनल, ठीक है। तो मैं टिक कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल गेट वाले टॉपिक्स, सीक्वेंशियल लॉजिक, डेटा कन्वर्टर। तो ये 6 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। ईसीई के अंदर नंबर सिस्टम के अलावा ज्यादातर सभी टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ईसीई वालों को सभी टॉपिक्स तैयार करने हैं और इलेक्ट्रिकल में ईएस के अंदर जो भी लोग अपीयर होने वाले हैं उन्हें भी सभी टॉपिक्स को तैयार करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, जहां हम बात करेंगे बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। 0 1 वगैरह ये सभी चीजें हम लोग बेसिक से कवर करेंगे। फिर आएंगे लॉजिक गेट पे, जो आपने सुना भी होगा, एंड गेट, और गेट, जोर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड वेवफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और हर गेट का क्या काम होता है ये बात करते हैं। फिर बूलियन अलजेब्रा, इसके अंदर थ्योरम्स आ जाती है, डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है, और अलग अलग तरह की थ्योरम आ जाती है। तो वो सभी थ्योरम्स पे हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। के मैप कैसे बनाएंगे, 2 3 4 और 5 वेरिएबल्स की बात करेंगे। कॉम्बिनेशनल लॉजिक, इसके अंदर हम बात करेंगे डिवाइसेस जैसे डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, ये सभी चीजें। प्रोग्रामेबल लॉजिक, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पीएलए क्या होता है, पीएल क्या होता है, रोम क्या होती है, ये सभी चीजें हम प्रोग्रामेबल लॉजिक में देखेंगे। सीक्वेंशियल में हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स की, काउंटर्स की, रजिस्टर्स की, ये सारी बातें होंगी सीक्वेंशियल में। डेटा कन्वर्टर, एडीसी और डीएसी, दो तरह के डेटा कन्वर्टर। लॉजिक फैमिली में बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे कि डायोड से एक लॉजिक गेट कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर से कैसे बनता है, मॉसफेट से कैसे बनता है, ये सारी बातें किसमें होंगी? लॉजिक फैमिली। और मेमोरी में हम मेजरली बात करेंगे रैम की, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एसरैम और डीरैम। तो ये सभी बातें हम लोग डिजिटल के अंदर करने वाले हैं और इन पे बेस्ड सफिशिएंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हर टॉपिक को हमें कैसे टैकल करना है। तो इसको ज्यादा बड़ा कोर्स समझ के घबराने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बाय टॉपिक परफेक्ट करते जाओ और इसके क्वेश्चंस को बनाना इतना आसान है कि देखो जैसे नेटवर्क होता है, नेटवर्क में हम तैयारी किससे करते हैं? क्वेश्चन से। नेटवर्क की तैयारी कैसे होती है कि साल भर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम बना लोगे। सेम वे में डिजिटल में लेके चलो कि कभी भी नोट्स उठाने की जरूरत ना पड़े, साल भर में कभी भी क्वेश्चन देखते हो तो वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उसके लिए बार बार कॉपी खोलने की जरूरत ना पड़े। ये बात क्लियर हुई? तो डिजिटल को भी हमें सर्किट की तरह ही तैयार करना है, इसके अंदर कुछ नहीं रटना है, इसके अंदर कुछ याद बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन सफिशिएंट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। अब क्वेश्चन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, अगर डिजिटल में मैं बात करूं, डिजिटल में क्वेश्चंस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगाओगे, तो देखो, एक तो यूज करोगे गेट प्रीवियस ईयर ईई की किताब, दूसरी बुक यूज करोगे गेट प्रीवियस ईयर ईसी, आईएन छोड़ सकते हो,
ईएससी प्रीवियस ईयर ये भी लगा सकते हो, ठीक है। आईएन अगर टाइम बचता है तो लगा लेना, नहीं बचता है तो रहने देना। शुरुआत यहां से करना सभी लोग, क्योंकि ईसी के अंदर आपको ना टफ क्वेश्चन मिलेंगे। जब टफ क्वेश्चन मिलेंगे तो कांसेप्ट बहुत अच्छा फ्रेम होता है, तो ईसी से शुरू करना, फिर बाद में ई पे जाना। ई वाला पार्ट थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये क्लियर है कि डिजिटल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और कोर्स क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम से, और समझने की कोशिश करना कि बाइनरी, डेसिमल, ये सब चीजें क्या होती हैं। एक बार इन पे कमांड आ जाता है तो फिर आगे की चीजें आपको रिलेटिवली आसान लगेगी, ठीक है। तो ऐसे भी लोग को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं जिन्होंने डिजिटल पहले कभी टैकल नहीं किया है, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ डिजिटल में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट अभी तक जितना पढ़ा है वो बात क्लियर है सबको कि एनालॉग क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। तो डिजिटल क्या होता है, इसमें टाइम भी डिस्क्रीट होता है और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल। तो डिजिटल के अंदर सबसे खासियत क्या होती है, जो मैंने आज बताया, कई बार दोहराया है कि डिजिटल के अंदर पॉसिबिलिटीज हमेशा क्या होंगी, फाइनाइट। एनालॉग के अंदर क्या होंगी, इनफाइनाइट। तो यही बेसिक अभी ध्यान में रखो। और दो चीजों का ध्यान रखना है, हमने कौन कौन से दो प्रोसेस की बात की है, सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन। यानी एनालॉग से डिजिटल जब मैं जा रहा हूं तो दो चीजें कर रहा हूं, सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन। और उसके बाद क्यों कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि डिजिटल में प्रोसेसिंग का काम काफी आसान है, ठीक है। ये सब चीजें इंटरव्यू में मदद कर सकती है, डिस्कशन में हेल्प आउट कर सकती है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी फ्रेम नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल अपना बिल्कुल बेसिक से। तो उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल आप लोग एंजॉय करोगे, और डिजिटल में एक बार मजा आने लगा तो क्या होगा कि क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बना लोगे। और डिजिटल से जब तक डरते रहोगे, जब तक क्वेश्चन उसका क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।